पीसीओएस या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को जीवन शैली और आहार के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। मैं डॉक्टर रावत 25 वर्षों से अधिक अनुभव वाला एक चिकित्सक हूँ, जिसने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया है, healthgroupcoaching.com की स्थापना की है और वर्तमान में स्लो रिवर्स डिजीज एंड ऑप्टिमाइज्ड वेट नामक पुस्तक लिख रहा हूँ। आखिर पीसीओएस क्या है? इसे एक स्पेक्ट्रम के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पीसीओएस से पीड़ित सभी महिलाओं में लक्षण समान नहीं होंगे, वे किसी सीमा में हो सकते हैं और अक्सर इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन प्रतिरोध के महिला संस्करण के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें अक्सर अन्य लक्षण और स्थितियां भी शामिल होती हैं, जिनमें फैटी लीवर, इंसुलिन प्रतिरोध, टाइप 2 मधुमेह और कुल मिलाकर जीवन में बाद में कार्डियो मेटाबॉलिक रोग का खतरा बढ़ जाता है। यह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजिस्ट्स द्वारा पीसीओएस के निदान के लिए दिया गया मार्गदर्शन है तथा अन्य एक महिला को पीसीओएस से पीड़ित होने के लिए 3 में से 2 मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है तथा आपके पास हाइपर एंटीजेनिज्म का नैदानिक या जैव रासायनिक साक्ष्य होना आवश्यक है। और यह हाइपर एंडोजेनिज्म के रक्त परीक्षण संकेतों में सीरम मुक्त टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होगी, जिसमें मुख्य रूप से पुरुष पैटर्न में अत्यधिक बाल शामिल होंगे, उदाहरण के लिए चेहरे के बाल। दूसरा लक्षण होगा ओव्यूलेशन संबंधी शिथिलता, अर्थात अनियमित मासिक धर्म, जिसमें बार बार और ओव्यूलेशन संबंधी मासिक धर्म शामिल है। और तीसरा मानदंड अल्ट्रासाउंड पर पॉलिसिस्टिक अंडाशय के लक्षण या वयस्कों में असामान्य AMH स्तर का दिखाई देना होगा। ध्यान दें कि किशोरों में ये दोनों संकेत कम सटीक होते हैं और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के निदान के लिए इन 3 मानदंडों में से केवल 2 को पूरा करने की आवश्यकता होती है। हालांकि याद रखें कि इंसुलिन प्रतिरोध, प्रीडायबिटीज या फैटी लीवर की तरह ये भी एक ऐसी स्थिति है जो एक स्पेक्ट्रम पर है, जिसका अर्थ है कि यदि आप एक अच्छी जीवन शैली और आहार का पालन करते हैं तो आपको इसके लगभग कोई लक्षण नहीं होंगे। यदि आपकी जीवन शैली और आहार सर्वोत्तम नहीं है तो आप में रोग के लक्षण काफी गंभीर हो सकते हैं। आप अक्सर इस स्थिति में स्पेक्ट्रम पर होंगे। मुझे आश्चर्य हो सकता है कि पीसीओएस का निदान करना क्यों उपयोगी है, और इसका मुख्य कारण ये है कि यदि आप जानते हैं कि आप उस स्पेक्ट्रम पर हैं, तो जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे आपके लक्षण कम होंगे, प्रजनन क्षमता और अन्य लक्षणों में कम कठिनाई होगी, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो गर्भधारण करना चाहती हैं। ये जानना उपयोगी जानकारी है कि यद्यपि वे अंततः गर्भधारण करने में सक्षम हो जाएंगी, लेकिन पीसीओएस के कारण वे बांझ नहीं हो जाती हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो अल्प प्रजनन क्षमता का कारण बन सकती है, क्योंकि आपके एनोवुलेटरी चक्र हो सकते हैं, अर्थात ऐसे चक्र जो अंडे के उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, और परिणामस्वरूप गर्भधारण करने में अधिक समय लग सकता है, और इस बारे में जागरूकता होना उपयोगी हो सकता है। यह एक ऐसा लेख है जो किशोरों में पीसीओएस के इष्टतम प्रबंधन के बारे में बात करता है, और उन्होंने यहाँ ये भी बताया है कि उच्च शर्करा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर रोग, स्लीप एपनिया को बढ़ाती है, और हृदय रोग उन महिलाओं में अधिक आम हो सकता है जो पीसीओएस से पीड़ित हैं। और उपचार में जीवन शैली में बदलाव, मासिक धर्म को नियमित करने के लिए हार्मोनल गर्भनिरोधक शामिल हो सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इसका प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है। यदि आप गर्भधारण करना चाहती हैं तो ओसीपी को समय पर रोकना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओवुलेशन को पुनः शुरू होने में समय लग सकता है। इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटाइजर्स की भी भूमिका हो सकती है, खासकर अगर महिलाओं में विशेष लक्षण हो। उदाहरण के लिए, यदि आपको विशेष रूप से हर्सुटिज्म है, जिसका अर्थ है चेहरे पर बाल उगना, तो दवा जिसमें स्पिरोनोलेक्टोन जैसे एंटी एंड्रोजन प्रभाव भी होते हैं, प्रभावी हो सकते हैं। यदि आप वजन से जूझ रहे हैं तो मेटफॉर्मिन भी वजन घटाने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। महिलाएं अक्सर पीसीओएस के कारण अंडोत्सर्ग की कमी और प्रजनन क्षमता में देरी के बारे में चिंतित रहती हैं तथा ये भी नहीं जानती कि किस प्रकार के कारक इसमें सहायक हो सकते हैं। यह एक समीक्षा लेख है जिसमें चर्चा की गई है और सिफारिश की गई है कि पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में ओवुलेशन में सुधार करने के लिए वजन कम करना, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव पहला कदम है। यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि पीसीओएस से ग्रस्त, मोटापे से ग्रस्त महिलाएं और मोटापे से ग्रस्त महिलाएं अक्सर चयापचय संबंधी रूप से अस्वस्थ होती हैं। उदाहरण के लिए, वे प्री डायबिटिक हो सकते हैं, और यदि वे नहीं भी हैं, तो भी वे जोखिम में हो सकते हैं और गर्भावस्था में उन्हें गर्भावधि मधुमेह होने की बहुत अधिक संभावना है।
और गर्भावस्था के दौरान इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए ये वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है कि ये महिलाएं गर्भधारण से पहले न केवल प्रसव पूर्व विटामिन लेना शुरू करें और स्वस्थ जीवन शैली और आहार का पालन करें, बल्कि वे अपना वजन कम करने की भी कोशिश करें। भले ही उन्हें गर्भवती होने की कोशिश शुरू करने में कुछ महीने की देरी करनी पड़े, लेकिन गर्भवती होने से पहले बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति में आने की कोशिश करें, क्योंकि गर्भवती होने के बाद ये सब काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसी कौन सी जीवन शैली और आहार रणनीतियाँ हैं जो PCOS से पीड़ित महिला की मदद कर सकती है? आगे मैं एक अध्ययन साझा करूंगा जिसमें इसी विषय पर चर्चा की गई है। इस अध्ययन में ये पाया गया कि अमेरिकी आबादी में 10% तक महिलाएं PCOS से पीड़ित हो सकती हैं और यह हृदय रोग, मधुमेह और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जुड़ा हो सकता है। उनमें से आधे लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं और जिस प्रकार की आहार संबंधी सिफारिशें वे करते हैं, वे उसी प्रकार की सिफारिशें हैं जो आप टाइप 2 मधुमेह रोगी के लिए करेंगे, और इसमें फाइबर बढ़ाना, परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट कम करना, ट्रांस और संतृप्त वसा कम करना, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड बढ़ाना, ऐसे भोजन को बढ़ाना शामिल है जिसमें फाइबर, ओमेगा 3, विटामिन ई और रेड वाइन जैसे विरोधी भड़काऊ यौगिक शामिल है। तो फाइबर बढ़ाने के लिए आप किस तरह की व्यावहारिक चीजें कर सकते हैं? आप अधिक मात्रा में साबुत अनाज खाना चाहेंगे। ये ऐसे अनाज हैं जिन्हें पीसा नहीं गया है, जिन्हें पाउडर में नहीं बदला गया है। ये अनाज भूरे चावल, बाजरा, स्टील कट ओट्स, क्विनोआ जैसे होंगे। और यदि आप रोटी भी खरीदते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली खट्टी रोटी खरीदने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए अलसी के बीज के साथ। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट को कम करने का मतलब है उन प्रकार के खाद्य पदार्थों को कम करना जो अक्सर बेकरी से आते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ को कम करें जिसमें वसा हो, फाइबर या बाहरी चोकर निकाल दिया गया है। इसलिए सफेद चावल, सफेद ब्रेड, क्रोसेंट, कुकीज, मफिन, केक, फलों के रस, सोडा जिनमें कैलोरी होती है का सेवन कम करें, जिससे संतृप्त वसा उत्पन्न होती है तथा इससे लाल मांस, तले हुए खाद्य पदार्थ, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, मक्खन, घी आदि का सेवन कम होगा तथा ओमेगा 3 फैटी एसिड में वृद्धि होगी। यह मुख्य रूप से मछली का सेवन बढ़ाकर संभव है। एवोकाडो, जैतून, मेवे और बीज, फाइबर के साथ विरोधी भड़काऊ यौगिकों में वृद्धि। साबुत अनाज के अलावा फाइबर साबुत सब्जियों, विशेषकर हरी पत्तेदार सब्जियों में भी शामिल होता है। फलों, बीजों और मेवों में भी विटामिन ई को बढ़ाता है जो बीजों और मेवों में सबसे अधिक पाया जाता है, और ये बीज जैसे कि अलसी के बीज, कद्दू के बीज, भांग के बीज, चिया के बीज, अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे मेवे हो सकते हैं और साथ ही लाभकारी सूजनरोधी यौगिकों को भी बढ़ाता है, जिसमें कुछ आनंददायक खाद्य पदार्थ जैसे कि रेड वाइन, डार्क 90% कोको, चॉकलेट, ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी शामिल हो सकते हैं, जो फैटी लीवर और प्री डायबिटीज के समान है। इंसुलिन प्रतिरोध की समस्या का मूल कारण यकृत में अत्यधिक वसा का जमाव तथा पेट के आसपास आंतरिक या ट्रकल वसा का जमाव है। यही कारण है कि इंसुलिन प्रतिरोध और PCOS की समग्र प्रस्तुति होती है। क्या कोई विशिष्ट आहार संशोधन या अनुपूरण है जो इस संबंध में सहायक हो सकते हैं? इस अध्ययन में PCOS से पीड़ित महिलाओं को ओमेगा 3 सप्लीमेंट दिया गया और यकृत में वसा की मात्रा मापने के लिए प्रोटॉन चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग किया गया, और यह भी दिखाया गया कि ओमेगा-3 अनुपूरण देने से लीवर में वसा की मात्रा कम होने के साथ साथ अन्य हृदय संबंधी जोखिम कारकों पर भी लाभकारी प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस अध्ययन में प्लेसबो समूह की तुलना में न केवल यकृत वसा कम हुई, बल्कि प्लेसबो की तुलना में ट्राइग्लिसराइड्स में कमी, सिस्टोलिक रक्तचाप में कमी, डायस्टोलिक रक्तचाप में भी कमी देखी गई। हम पहले ही जीवन शैली, आहार, व्यायाम, विटामिन ई और ओमेगा 3 की भूमिका पर चर्चा कर चुके हैं। क्या कोई अन्य आहार जीवन शैली परिवर्तन या पूरक हैं जो इस संबंध में मदद कर सकते हैं? यह एक अध्ययन है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की चयापचय स्थिति पर सोया आइसोफ्लेनोन्स के प्रभावों की जांच की गई, और उन्होंने पाया कि मात्र 12 सप्ताह के भीतर इंसुलिन प्रतिरोध, हार्मोनल स्थिति,
ट्राइग्लिसराइड्स और ऑक्सीडेटिव तनाव के बायोमार्करों में उल्लेखनीय कमी आई। दिलचस्प बात यह है कि सोया आइसोफ्लेवोन्स का उपयोग रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने के लिए अधिक किया जाता है, क्योंकि ये फाइटोएस्ट्रोजेन है, लेकिन ये पीसीओएस में भी मदद करते हैं। प्री डायबिटीज को ठीक करने के बारे में मेरे पिछले वीडियो में मैंने सोया आइसोफ्लेवोन्स का भी उल्लेख किया था, क्योंकि वे इंसुलिन प्रतिरोध को सुधारने या कम करने में कारगर साबित हुए हैं, और मुख्यतः वे यहाँ इसी प्रकार कार्रवाई कर रहे हैं। अधिक सोया आइसोफ्लेवोन्स को शामिल करने का एक आसान आहार तरीका यह है कि जहाँ तक संभव हो गाय के दूध की जगह सोया दूध का प्रयोग करें। गाय का दूध बढ़ते लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें वृद्धि कारक होते हैं। ये लंबाई बढ़ाता है। इसलिए जब तक आपका विकास हो रहा है, मुझे लगता है कि आपके विकास को अधिकतम करने के लिए गाय का दूध पीना जारी रखना पूरी तरह से उचित है। लेकिन एक बार जब आप अपने चरम विकास पर पहुंच जाते हैं और आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो सोया दूध पर स्विच करना निश्चित रूप से उचित है। आइसोफ्लेवोन्स युक्त सोया दूध भी स्तन कैंसर के खतरे को कम करने में सक्षम पाया गया है, जबकि गाय के दूध के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण इसे कैंसर के साथ सकारात्मक संबंध के रूप में देखा गया है। और इसलिए जब आप अपनी चरम वृद्धि पर पहुंच जाएं, तो सोया दूध पर स्विच करना निश्चित रूप से लाभदायक है। इसमें आइसोफ्लेवोन्स के अलावा फाइबर भी होता है, जो शुगर और संतृप्त वसा को कम करेगा और सामान्य रूप से आपके पेट, माइक्रोबायोम और चयापचय के लिए बेहतर होगा। बेशक आहार प्रतिस्थापन करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, और मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com पर मेरे पास एक उत्पाद अनुशंसा और एक ब्लॉग भी है, जिसे मैं इस वीडियो में नीचे लिंक कर रहा हूं, जिसमें विशेष पूरकों पर चर्चा की जाएगी, जिन पर आप विचार कर सकते हैं और इस यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। ये 12 सप्ताह का हस्तक्षेप था, और 12 सप्ताह के भीतर ही आइसोफ्लेवोन समूह में इंसुलिन के स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी गई। उन्होंने HOMA-IR में भी सुधार देखा, जो इंसुलिन प्रतिरोध का माप है। साथ ही मुक्त एंड्रोजन सूचकांक में भी कमी देखी, इसलिए टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी कम हो गई और साथ ही ट्राइग्लिसराइड्स में भी कमी आई। प्लेसिबो समूह की तुलना में उन्होंने ग्लूटाथियोन के स्तर में भी वृद्धि देखी, और ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है। एक और पोषण संबंधी संघ है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। पीसीओएस का संबंध विटामिन डी के निम्न स्तर से पाया गया है। ये किस हद तक योगदान दे सकता है, इसका मापन करना कठिन है, क्योंकि यह स्थिति स्वयं काफी सामान्य है। 90% विटामिन डी धूप से अवशोषित होता है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक हार्मोन है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी हड्डियों की ताकत और आपकी मांसपेशियों की ताकत को भी नियंत्रित करता है। हम जानते हैं कि इंसुलिन प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत हड्डियों और यकृत में कम वसा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह निश्चित रूप से उपयोगी है कि आप अपने विटामिन डी के स्तर की जांच करवाएं, और यदि आपके शरीर में विटामिन डी का स्तर कम पाया जाता है तो उसे ठीक करवाएं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि क्लिनिकल अध्ययनों में पाया गया है कि महीने में 1 या 2 बार विटामिन डी का अति शारीरिक या बहुत अधिक स्तर लेना विटामिन डी के नियमित सेवन जितना प्रभावी नहीं है। इसलिए मैं सप्ताह में 1 बार से कम विटामिन डी लेने की अनुशंसा नहीं करता। तीसरा, यदि आपको महीने में 1 या 2 बार विटामिन डी की अत्यधिक शारीरिक खुराक लेने की सलाह दी गई है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप कम खुराक लें और इसे सप्ताह में कम से कम 1 बार लें, ताकि विटामिन डी अधिक शारीरिक रूप से प्राप्त हो सके। मैं इस वीडियो के विवरण में कुछ पूरक लिंक दूंगा, जिन पर आप ब्लॉग में विचार कर सकते हैं। अतः संक्षेप में, पीसीओ को उल्टा जा सकता है। पहला, लेकिन ध्यान रखें कि अधिकतर महिलाएं जो इस स्थिति से ग्रस्त होती हैं, क्योंकि इसका एक आनुवंशिक आधार भी होता है, वे एक स्पेक्ट्रम पर होती हैं। उनमें लक्षण न्यूनतम हो सकते हैं क्योंकि उनका शारीरिक वजन कम होता है, उनकी मांसपेशियां अच्छी होती हैं, तथा उनकी जीवन शैली और आहार स्वस्थ होते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं और शायद पेट के चारों ओर अधिक वसा जमा होती है, मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, कम सक्रिय होते हैं, उनमें पीसीओएस विकसित हो सकता है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें कदम उठाने होंगे। हालांकि आप हमेशा उसी स्पेक्ट्रम पर रहेंगे। ये वैसा ही है जैसा हम इंसुलिन प्रतिरोध, फैटी लीवर, प्री डायबिटीज आदि में देखते हैं। वजन कम करने का सबसे स्वस्थ तरीका क्या होगा? खैर, मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम healthgroupcoaching.com पर इस विषय पर कोचिंग देता हूँ। मैं संपूर्ण खाद्य आहार की सिफारिश करूंगा, जिसमें अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को शामिल नहीं किया जाएगा, तथा कुछ हद तक हल्के अंतराल उपवास की भी सिफारिश करूंगा।
जिसे मैं दैनिक आधार पर करने की सलाह देता हूँ, जिसे ETRF या प्रारंभिक टाइमशीट फीडिंग भी कहा जाता है। अनिवार्यतः दिन में जल्दी खाना खाना, दिन में देर से नहीं खाना। अपने खाने को दिन के उस समय के अनुसार खाना जब आप इंसुलिन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं, जब आप सबसे अधिक गतिविधि और व्यायाम कर रहे होते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना होती है, न कि उसे संग्रहित करने की। दिन में देर से भोजन करने से बचें, क्योंकि उस समय आपके शरीर में मेलाटोनिन का स्तर अधिक होता है। आप इंसुलिन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, आप कम सक्रिय होते हैं और इसलिए उस ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय उसे आंत के तने या वसा के रूप में संग्रहित करने की अधिक संभावना होती है। अंततः हमारा शरीर उन संकेतों को सुनेगा जो हम अपने हार्मोनों के माध्यम से अपने शरीर को देते हैं, लेकिन हमें अपने हार्मोनों और अपनी गतिविधियों के माध्यम से अपने शरीर को सही संकेत देने होंगे। स्वस्थ आहार के अलावा PCOS में मदद के लिए किस प्रकार के पूरकों पर विचार किया जा सकता है? इनमें ओमेगा 3 विटामिन E, सोया आइसोफ्लेवोन्स, साथ ही कुछ प्रकार के एंटी इन्फ्लेमेटरी पॉलीफेनॉल्स शामिल होंगे। मैं इस वीडियो के विवरण में ब्लॉग में इन पूरकों का विवरण डालूंगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। इसे अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें इस जानकारी से लाभ हो सकता है। यदि आप में रुचि रखते हैं तो healthgroupcoaching.com पर सदस्यता लेने पर विचार करें। यदि आप एक कोचिंग के लिए भुगतान नहीं करना चाहते हैं और केवल सत्रों की रिकॉर्डिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पर एक निःशुल्क विकल्प भी उपलब्ध है, जहां आप सदस्यता ले सकते हैं और 4 सप्ताह की अवधि में 8 जूम कक्षाओं के सत्रों की रिकॉर्डिंग निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। 8:30 सायं पूर्वीय समय गुरुवार को मैं चयापचय रोग के कारणों, आंतरायिक उपवास, संपूर्ण भोजन, अति पौष्टिक आहार तथा प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सूजनरोधी आहार, आंत माइक्रोबायोम अनुकूलन, नींद का तनाव, चयापचय रोग को उलटने के लिए व्यायाम और प्रतिरोध प्रशिक्षण पूरक पर प्रशिक्षण देती हूँ। और हमारे पास एक सत्र भी है जिसमें त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने के साथ साथ रजोनिवृत्ति के लक्षणों पर भी चर्चा की जाती है। यदि आप इस कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा ये जानना चाहते हैं कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जाए, तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि फैटी लीवर को कैसे ठीक किया जाए, तो उस वीडियो पर क्लिक करें। अपना ध्यान रखना सभी, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।